फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। ये क्या है, लेखक है किसका, लाल पान की बेगम का, है ना, लाल पान। अब लाल पान क्या है वो जब हम पढ़ेंगे तब समझेंगे। लाल पान की बेगम का मतलब होता है लाल पान की बीबी। ठीक है, ताश में देखता है एक और आता है बीबी बादशाह, है ना, तो बीवी को ही इसमें बेगम कहा गया है। तो लाल पान की बेगम का लेखक कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु। इसी का हम आज करेंगे लेखक परिचय। ये जो लेखक है इसका क्या करेंगे, फणीश्वर नाथ रेणु का परिचय। और ये हम बता चुके हैं कि जितना भी लेखक है उसके जो है ना जन्म, निधन, माता का नाम, पिता का नाम, रचना, ये सब याद रखना। क्यों, क्योंकि इसमें से परीक्षा में इंटर तकले में आएगा। इंटर तकले में कहने का मतलब इंटर की किताब से इंटर वाला में आएगा, 10वां की किताब से 10वां वाला में आएगा, 9वां की किताब से 9वां वाला में आएगा। यानी जो एग्ज़ाम होगा हिंदी का, इसमें पाठ के जो लेखक है उससे आता है। पाठ से ज़्यादा किससे आता है, पाठ के लेखक से, जो विद्यार्थी पढ़ता भी नहीं। अगर उसको नहीं कहेंगे, नहीं बताया जाएगा तो खाली पाठ पढ़ लेगा, आई पाठ के लेखक का नाम छोड़ देगा, जबकि आता किससे ज़्यादा है, लेखक के नाम। तो पिक्चर देखो हमारे सामने, ये जो पिक्चर दिख रहा है ये किसका है, फणीश्वर नाथ रेणु, यही लेखक है लाल पान की बेगम का। जो लाल लिखा है वो थोड़ा अच्छा लगता है, लाल पान की बेगम पढ़ रहे हैं तो लाल पान थोड़ा अच्छा लगता है ना, लाल पान की बेगम। इसका क्या हो गया, लाल पान की बेगम। देखो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव, जिला अररिया, बिहार में 4 मार्च 1921 को हुआ। देखो फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ, तो औराही, कहाँ, औराही नामक गांव, औराही हिंगना, पूरा नाम क्या है, औराही हिंगना, ये गांव का नाम है औराही हिंगना। जिला कहाँ है, अररिया, जैसे हम लोग का गांव का नाम है अररिया। बिहार में एक जिला का नाम है, जैसे हम लोग के जिला का नाम है सीतामढ़ी, वैसे ही एक जिला का नाम भी है अररिया, है ना। और ये पड़ता है कहाँ, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में। जन्म कब हुआ, 4 मार्च 1921 ईस्वी को। देख लो इसका जन्म अभी से लगभग 105 वर्ष पहले हुआ। कितना वर्ष पहले, तो कोई आदमी 15-20 वर्ष के बाद कुछ लिखना उखना शुरू करता है, तो मान के चलो अभी से लगभग 90 वर्ष पहले का ये कुछ कहानी बताएगा, चाहे जो रचना है वो बताएगा, है ना। तो उस समय की रचना का साक्षात अनुभव करने के लिए हमें उस समय के जीवन, उस समय के प्रकृति, उस समय के लोग और उस समय का जो परिवेश होता है उसको जानना जरूरी रहता है, तब ना हम उस समय की बात को सही रूप में समझ सकते हैं। समझ गया। अभी से 100 वर्ष पहले का आदमी, गांव का आदमी जानता होगा कि ये बल्बो रहली लाइट बरे वाला, रात में पंखो रहलाई, जानता होगा, ये बेना होता होगा, पानी के लिए जानता होगा कि कल है, जानता भी होगा तो बहुत छोटे बड़े बड़े लोग जानते, लेकिन साधारण आदमी सबसे दूर था। कल से, बिजली से, पंखा से, मोबाइल का तनाव निशान ही हटा दो। जो जीवन था यथार्थ रूप में सच था। या तो तुम्हारे पास जानने के लिए एक ही माध्यम होता था, कौन चीज़, किताब। कौन चीज़ होता था, किताब। समझ गया, किताब या आदमी के मुँहा मुँही सुनता रहता है कोई चीज़ तब। खैर हम इस पर आ जाते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ, 4 मार्च 1921 में। कहाँ हुआ, तो औराही हिंगना नामक गांव में। और डिटेल से जानकारी के लिए हम तुम सबको बता देते हैं, क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किताब। किताब पढ़ोगे तो डिटेल से जानकारी होगा, है ना। समझ गया। तो अपना से सेल्फ स्टडी करने का आदत डालना, तब भी देखना, या पहले सेल्फ स्टडी कर लेना तब देखना, या इसको देखने के बाद भी सेल्फ स्टडी करना, तब नॉलेज क्या होगा, बढ़ेगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़बनैली, सिमरबनी, अररिया, फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा, कौन शिक्षा,
प्रारंभिक यानी शुरुआती शिक्षा कहाँ हुआ? गढ़बनैली। कहाँ हुआ? गढ़बनैली। किताब में लिखा हुआ है, देख सकता है। प्रारंभिक शिक्षा कौन सी? प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? गढ़बनैली। गढ़बनैली। और कहाँ कहाँ हुआ? सिमरबनी। अररिया कहने का मतलब अपनी के जो गांव है अररिया, एक गांव में ना, अररिया जिला में। और फारबिसगंज में। कहाँ पर? फारबिसगंज में। देखो शुरुआती शिक्षा में कहाँ कहाँ की जगह देख लिया होगा। तो जगह जहाँ जहाँ ज़्यादा देखता है वहाँ का नॉलेज क्या होता है? एगो एक ही जगह पर हो और कहीं 10 जगह घूम जाकर पढ़ो तो नॉलेज क्या होता है? उसमें विस्तार हो जाता है ना। तथा माध्यमिक शिक्षा मतलब प्राकृतिक अति नेचुरल उसको समझने का, सोचने का क्षमता से बढ़ जाता है। तथा माध्यमिक शिक्षा कहाँ हुआ? विराटनगर के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ। माध्यमिक शिक्षा कहाँ हुआ? विराटनगर। कहाँ हुआ? विराटनगर। विराटनगर देखो नेपाल में पड़ता है। विराटनगर कहाँ पड़ता है? नेपाल में। विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय। विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय, यहाँ पर क्या हुआ? इसका माध्यमिक शिक्षा हो। रेणु ने 1942 ईस्वी के 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। रेणु ने 1942 ईस्वी के कौन ईस्वी के? 1942 ईस्वी के जब आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के विरुद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जो है ना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की, एगो प्रमुख सेनानी यानी मुख्य सेना की क्या हुई? भूमिका निभाई। 1950 ईस्वी में। कब? 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को, कहाँ की जनता को? यानी नेपाल के लोगों को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहाँ की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। यानी तुम जिसके बारे में पढ़ रहे हो वो सोचो क्या क्या किए, है ना। अंग्रेजों के विरुद्ध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्या किए? प्रमुख सेनानी बना, प्रमुख सेना, है ना। उसके बाद 1950 में नेपाल में क्या है? राणाशाही यानी राजशाही समझो, उससे जनता, उसके और उसके अत्याचारों से जनता को मुक्त करने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए क्या किए? वहाँ की सशस्त्र क्रांति। कौन क्रांति? सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? दमन और दबाना जगह कैसे? वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। ये जिंदगी भर किसके विरुद्ध? दमन के विरुद्ध और शोषण के विरुद्ध क्या रहे? संघर्षरत रहे। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया था। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। देखो देहावसान, कौन सी? देहावसान कब हो गया इनका? 11 अप्रैल। कब हुआ? 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया। देहावसान यानी निधन। तुमको मालूम है आज हमको पता भी नहीं, हमारा बर्थडे है आज 8 अप्रैल के, हमारा ध्यानो ना हो। हमनी के बर्थडे केना आवे छै, केना जाय छै, पतो न चले छै। केना न केना याद आ गेली, धिया पुता पढ़े वाली तब न तो वो अपना ध्यान कर। 11 अप्रैल लिखे ना, 11 अप्रैल लिखे ना, इससे ध्यान आ गया। चलो, हिंदी कथा साहित्य में, किसमें? हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया है, फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक है। फणीश्वर नाथ रेणु इनमें से एक है। युगांतर
उपस्थित किया, यानी युग को बदला है एक प्रकार से। उन्होंने कथा साहित्य के किस साहित्य के? देखो हिंदी में बहुत सारे साहित्य है, कविता, कहानी, लेख, निबंध, ये सब साहित्य की विधा है ना, एकांकी, नाटक। उसी में किसका ये कथा साहित्य के, किसके? कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं को नई ऊंचाई दी। उनकी प्रमुख कृतियां है, याद रखना ये, देखो ये जरूरी है। प्रमुख कृतियां कौन सी? प्रमुख कृतियां, याद रखना। प्रमुख कृतियां कहने का मतलब देखो इसका जो है ना मेन रचना देखो कौन कौन है। मैला आंचल, इधर ध्यान दो, उधर बाद में भी देख लेना, किताब दूर नहीं भाग जाएगा। मैला कहते जब पढ़ाई होता है तो यहाँ पर ध्यान दो, पढ़ाई हो जाए तो किताब पर देखो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो यहो छूट जाएगा, किसी एक चीज़ पर ध्यान दो, दो जगह ध्यान रखेगा बड़ा खराबी होता है। मैला आंचल, इसकी प्रमुख कृतियाँ क्या है? मैला आंचल। हाँ, अब इसको बताए थे, परीक्षा में पूछ सकता है कि मैला आंचल के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के रचयिता कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। मैला आंचल किसकी कृति है? फणीश्वर नाथ रेणु की। इसके उल्टा भी पूछ सकता है। उसके बाद परिकथा। उसके बाद है दीर्घ तपा, कौन सी? दीर्घ तपा, ये याद रखना, परीक्षा में आएगा। दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, कौन मुक्ति? कलंक मुक्ति, यानी कलंक से छुटकारा। जुलूस, कौन सी? जुलूस। पलटू बाबू रोड, कौन? पलटू बाबू रोड, पहल का नाम है, देखिए ना, पलटू बाबू रोड। ये उपन्यास है, पलटू बाबू रोड क्या है? उपन्यास है। उसके बाद है ठुमड़ी, कौन सी? ठुमड़ी। अगिनखोर, कौन सी? अगिनखोर। आदिम रात्रि की महक है, कथी? आदिम रात्रि की महक। एक श्रावणी दोपहरी की धूप, एक श्रावणी जानी सी ना, सावन के महीना। अब कोई महीना किछो बुझाई छै, सदा जीवन की तरह हो गई। पहले हर महीना के, हर मौसम के, हर सीजन के अलग अलग आनंद रहते रहे, है ना, अलग अलग आनंद रहता था। एक श्रावणी दोपहरी की धूप, किसकी धूप? दोपहरी की धूप। अच्छे आदमी, कौन सी? अच्छे आदमी। देखो अच्छे आदमी क्या है? कहानी संग्रह है, क्या है? अच्छे आदमी क्या है? देखो इधर, कहना तो हम 5 मिनट रोक दें, चल। अच्छे आदमी क्या है? कहानी संग्रह, यानी अच्छे आदमी कोई पुस्तक होगा, किताब होगा, जिसमें सिर्फ क्या है? कहानी है, समझ गया। उसके बाद है ऋण जल धन जल, कौन सी है? ऋण जल धन जल। उसके बाद है वन तुलसी की गंध, वन तुलसी की गंध। श्रुत अश्रुत पूर्व, श्रुत अश्रुत पूर्व, है ना, श्रुत अश्रुत पूर्व, यह संस्मरण। उसके बाद है नेपाली क्रांति कथा, नेपाली क्रांति कथा। हम बताए थे तुमको हर लेखक का पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, निधन, उसकी कृति, ये सब याद रखना है ना। कोई विशेष लाइन जो होगा बीच में सो याद रखना है। तो देखो क्या आएगा? मैला आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ठुमड़ी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, ऋण जल धन जल, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, नेपाली क्रांति कथा। इन सब के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। और क्रांति कथा क्या है? नेपाली क्रांति कथा ये रिपोर्टाज है, क्या है?
रिपोर्टाज यानी रिपोर्ट है किसी चीज़ पर। हिंदी में किसमें? हिंदी में यानी हिंदी भाषा में। हिंदी भाषा में रेणु का वास्तविक उदय, रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में, कौन ईस्वी में? 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास, जिसकी बहुत चर्चा थी, बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। हिंदी में रेणु का वास्तविक उद्भव 1954 में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ। 1954 ईस्वी से बहुत पहले, 1954 ईस्वी से बहुत पहले 1936 ईस्वी में ही, 1936 ईस्वी में ही उनकी पहली कहानी बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। वास्तविक उदय 1956 में हुआ, लेकिन 1956 से बहुत पहले ही 1936 में ही, 1900 कितना बरस पहले? 14 बरस ही और 4 बरस ही, 18 बरस पहले ही उनकी पहली कहानी, किनकी? फणीश्वर नाथ रेणु की पहली कहानी बट बाबा, कौन बाबा? बट बाबा यानी बरगद के पेड़ के कहे छै, एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। सप्ताह में जो पत्रिका निकली ओहि में छप गल एकर पहला कहानी। मैला आंचल ने, कौन? मैला आंचल ने अब हल्का फल्का पहले से थोड़ा कम, फिर न कम हो जाए। मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में, हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक पारिभाषिक अभिधा दी। आंचलिकता को एक पारिभाषिक अभिधा दी। आंचलिकता जानी छी ना, छोटका मोटका जगह कोई कहानी, पहले छोट मोट जगह के कोई कहानी सुने ना चाहता, अब कोई भी कहानी बना दे, कहीं के बना दे, कोनो कोना के बना दे, अगर वो अच्छा हो तो पूरा आदमी देखता सुनता है। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की, उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से, मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। देखो, उपन्यास से में भी और कहानी में भी, इसके माध्यम से भी जो है दोनों कथा में अपनी मनोरम कलाकृतियों से, मनोरम जो मन को अच्छा लगे, मनोरम कलाकृतियों से आगे तुम सरप्राइज के लिए तैयार रहना, मज़ा आएगा। क्या आएगा? जो चैप्टर है उसमें मज़ा आएगा, है ना। गांव के भक्त चिवैनी भई कटनी, ये में सब का प्रयोग होगा, टेंशन मत लो, ठीक है। मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। ये ऐसा कहानी बनाया है गांव की धरती के ऊपर कि वो जो तुम्हारे जो है ना दिमाग में कभी भूलने वाला छाप नहीं छोड़ जाता, तुम कभी भूलेगा नहीं कहानी को। नाम भी हल्का कोई लेगा तो फटाक से तुमको सब याद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, एक स्वाद आ जाता है। खाने का ही स्वाद नहीं होता है, सुनने का भी स्वाद होता है, पढ़ने का भी स्वाद होता है ना, फिल्म देखने में भी स्वाद आता है, सब चीज़ में अच्छा आदमी ढूंढता रहता है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद, देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद यानी आज़ादी के बाद, जब भारत आज़ाद हो गया 1947 ईस्वी में, इसके बाद देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं, कौन? नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्राम उत्थान की ओर गया। जब देश स्वतंत्र हो गया तो देश के जो नेता थे और जो कार्यकर्ता थे उनका ध्यान कहाँ गया? ग्राम के उत्थान के ऊपर, यानी गांव को भी आगे बढ़ाओ, गांव में भी विकास करो, है ना, गांव के भी जो पिछड़ेपन है उसको दूर करो। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के, कहाँ के? गांव के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत रूप दिया। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता, किनके गांव में? फणीश्वर नाथ रेणु के अपनी के गांव से भी। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता यानी प्राचीन, जड़मती, जड़ बुद्धि जो है ना, पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराव, और पुरानका जड़ता के भी
और नयका जी गतिमान स्थिति है, वो दोनों के बीच कथी टकराहट है। विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर विरोध है, और अलग अलग जो राजनीतिक आंदोलन है इसका क्या है अंतर विरोध है, अंतर विरोध है। बिरादरीवाद की करवाहट है, बिरादरीवाद की करवाहट है। बिरादरी जानी छी ना, बिरादरी के लोग अपन बिरादरी के लोग से आदमी देखे बहुत नफरत करते हैं, चाहे लगाव भी रही है भोज भात पर है ना, बाकी तो सब दिन जानबे करे अपन बिरादरी में कोई खुश नहीं है, समझिए। चलो तो दूसरी तरफ इनके बीच, तो दूसरी तरफ इनके बीच बचती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम। अब इनका जो लिखा हुआ कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। कहाँ के परिवेश की कहानी है? ग्रामीण परिवेश की, शहर की नहीं, कहाँ की? ग्रामीण परिवेश की कहानी है। लाल पान की बेगम कहाँ की कहानी है? गांव की कहानी है, गांव घर की कहानी है। नाच देखने दिखाने के बहाने, कौन सी के बहाने? नाच देखे के और दिखावे के बहाने कहानीकार ने, किसने? यहाँ पर कहानीकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, यही ना कहानी कर रहा है। कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के, कहाँ के जीवन के? ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। उम्मीद है इस कहानी को जब तुम सुनोगे तो लगेगा तुम्हारे ऊपर ही कहानी बना है, तुम्हारे भाइयों के ऊपर ही कहानी बना है, तुम्हारे घर के ऊपर ही कहानी बना है, और अगल बगल के जो पड़ोसी है उसके ऊपर भी एक कहानी बना है। गांव के लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, एक दूसरे के साथ कौन चीज? ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष जानी छी ना, दूसरा से जलन, नफरत, घृणा, है ना। ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, कौन सी? राग विराग, आशा निराशा, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत वानगी है ना। गांव के लोग वह किस तरह जो है एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष यानी घृणा, नफरत, जलन, राग विराग, लगाव न लगाव, आशा निराशा जो रहता है, और जो हर्ष रहता है और दुख विषाद रहता है, उसके गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। गांव के लोग इसी में बंधे होते हैं। तो इसी की एक जीवंत वानगी है, जीता जागता ये क्या है? उदाहरण है। उदाहरण नहीं, थोड़ा सा एग्जाम्पल है। कौन? लाल पान की बेगम। इसमें गांव के लोग कैसे होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा, और है ना मज़ा आने वाला है। और इससे हम पहले की लाल पान की बेगम शुरू करें दूसरे दिन, हम आज जो है इसके शब्दार्थ को जान लेते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले, समझ गया?